आप में से लास्ट सेशन में कौन डाउट पूछ रहा था जिसका डाउट बीच में रह गया? कुमकुम का था मैम। हाँ जी, पूछो। कुमकुम मैडम हो गए आप? यस मानसी कंसल। मैम अगर एचयूएफ फॉर्म करने के बाद उनके बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाए तो? एचयूएफ फॉर्म करने के बाद कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो डिवाइड हो जाओ। फिर आप एचयूएफ नहीं रहोगे, आप कोई और फॉर्मेट यूज कर सकते हो। जैसे बंटवारा होता है ना भाई भाइयों में, उसके बाद वो एचयूएफ नहीं रहते, बंटवारा कर सकते हो। आप कोई आपको रोक नहीं सकता उस चीज के लिए। आपका जो एचयूएफ बनता है वो आपका बनता ही हिंदू सक्सेशन एक्ट के थ्रू है। हमारा जो हिंदुज्म है वो क्या बोलता है, वो ये चाहता है कि कोई भी फैमिली अलग ना रहे। अलग रहेगी तो क्या वैभव कुछ कहना चाहते हो? यस मैम। अगर दो भाई मिलके एचयूएफ बनाए और उनमें कन्फ्लिक्ट हो तो अलग अलग एचयूएफ चला सकते हैं, वो सेम भी चला सकते हैं मैम। अगर सेम बिजनेस में रहोगे तो ठीक है, वरना आपको अलग अलग फिर आपके सोल प्रोप्राइटर हो जाएंगे, एचयूएफ का पार्ट नहीं रहोगे आप। डिवाइड हो चुके हो ना अब आप। डिवाइड हो गए तो आप सेम एचयूएफ का पार्ट नहीं हो, फिर तो आप अलग अलग न्यारे न्यारे बिजनेस करो अपने, फिर तो आप सिंगल फैमिली हो, अनडिवाइडेड फैमिली थोड़ी हो। इसका असेंस ही मैम क्या है? हाँ। मैम अगर हस्बैंड और वाइफ में डिवोर्स हो जाए तो? हस्बैंड और वाइफ के अंदर अगर डिवोर्स हो जाए तो उस चीज के लिए आप क्या करोगे? उस चीज के लिए आप रह सकते हो उसी फैमिली के अंदर, क्योंकि आपका जो फैमिली बिजनेस है वो किसके लिए चल रहा है? आपकी पूरी बाकी सारी कंप्लीट फैमिली तो अनडिवाइडेड है ना। आप रह सकते हो उस टाइम पर, बट डिपेंड कि आपकी फिर वो जो तीनों जनरेशन है साथ साथ काम कर रही है, उस टाइम पर आप रह सकते हो। किसी भी एक फैमिली के अंदर डिवोर्स हो सकता है, क्योंकि एक ही एचयूएफ के अंदर काफी सारे हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। तो उनके बीच में अगर डाइवोर्स होता है तो उस सिचुएशन को आप हैंडल कर सकते हो, उस सिचुएशंस को आप एचयूएफ में इंक्लूड कर सकते हो। लेकिन अगर भाई भाई आपस में बटकर बात काम कर रहे हैं, यानी कि उनके जो सेम एंसेस्टर्स वाले लोग थे वही आपस में बंटवारा करके चले गए, तो फिर आप काम नहीं कर सकते अंडर द एचयूएफ, फिर आपको बटना ही पड़ेगा। यानी कि जब आपके 3 सक्सेसिव जनरेशन खत्म हो गए तब आपको एक बार बटना ही पड़ेगा। 3 सक्सेसिव जनरेशन है तभी आप अनडिवाइडेड फैमिली हो। डेथ का केस अलग होता है, अगर सिर्फ उनकी डेथ हो गई तो उस टाइम पर आप एचयूएफ के अंदर बने रह सकते हो, कोई इसको रोक नहीं सकता आपके लिए। और बोलो। मैम जो करता होता है वो एल्डेस्ट फैमिली मेंबर होते हैं मैम, कोई भी हो सकता है करता। करता कोई भी हो सकता है, आप अपना डिसाइड कर सकते हो कि हमारी फैमिली एचयूएफ बिजनेस का करता कौन रहेगा। जनरली ये माना जाता है कि जो हेड ऑफ द मेंबर है, यानी कि जो हेड ऑफ द फैमिली है, उसी को हम हेड ऑफ द एचयूएफ बना देते हैं, उसी को करता बना देते हैं। बट कोई जरूरी नहीं है कि जो ओल्ड मेंबर है उसी को आप करता बनाओ। समटाइम्स ऐसा देखा गया है कि जो हमारे जो पुरानी जनरेशन के लोग थे वो इतने मेच्योर नहीं होते डिसीजन लेने में, यानी कि जो बच्चे हैं वो आज के टाइम में बागडोर संभाल लेते हैं। तो उस टाइम पर वो बच्चे आपका कर्ता का फर्ज निभा सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको सब मोस्ट सीनियर पर्सन है फैमिली में उसी को ही आपको कर्ता बनाना है, किसी को भी बना सकते हो आप। एक बच्चे ने मुझे व्हाट्सएप पे डाउट पूछा था एचयूएफ के रिगार्डिंग, कि एचयूएफ के अंदर बोला जाता है कि क्विक डिसीजन मेकिंग है क्योंकि कर्ता का सारा डिसीजन चलेगा। आई थिंक तनिष्का का डाउट था ये, राइट? नो मैम, कनिका। कनिका, ओके, कनिका आपका डाउट था। तो आप ये पूछना चाह रही थी कि अगर फैमिली के अंदर एचयूएफ के अंदर बाकी सब तो को पार्टनर्स कहलाते हैं, एक कर्ता होता है जिसका सारा कंट्रोल रहता है पूरे के पूरे बिजनेस के ऊपर। अब सारे डिसीजंस कौन लेगा? कर्ता लेगा। हम बोलते हैं कि हमारे लिए बेनिफिट है। क्यों बेनिफिट है? क्योंकि यहाँ पर आपको क्या नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ पर आपको ना किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप कर्ता ने जो डिसीजन ले लिया वो वेल एंड गुड है। अब यहाँ पर आप कहते हो कि फिर ये तो लिमिटेशंस हो गई, वो को पार्टनर्स को तो बोलने का मौका ही नहीं मिला। तो ये बात समझो आप, जो एचयूएफ क्रिएट हो रही है ना, वो हम ये मानते हैं कि एक ही फैमिली के लोग हैं सारे। जब एक ही फैमिली के लोग हैं तो आपस में वो घर पे तो बात कर सकते हैं ना, इनफॉर्मली बात कर सकते हैं। अब आपने जब एडमिशन लिया अपने सीए के लिए तो अपने घर में डिस्कशन किया होगा ना आपने, या आपने Yes, पहले ma'am. मम्मी को 7 दिन पहले नोटिस दिया था कि मम्मी इस दिन मीटिंग है, यहाँ पर आ जाना, हम बैठ के बात करेंगे। पापा को आपने अलग से 7 डेज का नोटिस भेज दिया कि पापा उस दिन अपनी फैमिली मीटिंग है, आ जाना। भैया को अलग से नोटिस दिया कि भैया 7 डेज के बाद हमारी मीटिंग है, आ जाना।
इस तरह से नोटिस दिया था या सारे ऐसे ही बैठ गए थे इनफॉर्मली बात करने के लिए? फॉर्मली। इनफॉर्मली बैठ गए थे। तो जब आप इनफॉर्मली बैठे, आपने किसी भी फैमिली मेंबर को वो 7 दिन का नोटिस नहीं दिया, तो उस टाइम पर आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो क्विक हुआ या फिर वो मतलब डिले होता गया? क्विक हो गया मैम। क्विक हो गया, क्योंकि आपने किसी को इनफॉर्मली बुलाना ही नहीं था। अब बिजनेसेस में क्या होता है कि 7 दिन का आपको कम से कम नोटिस दे तो सही सामने वाले को, 7 दिन नहीं तो कम से कम 1 दिन पहले तो बताओ, ताकि अगले दिन बैठकर हम डिसाइड कर पाए। इनफॉर्मल नहीं, फॉर्मल नोटिस जाएगा, यानी कि बाय स्पीड पोस्ट जाएगा या बाय ईमेल जाएगा, फिर वो पढ़ेगा, फिर वो अपनी तैयारियां करेगा, उसके बाद आएगा। तो इस तरह से आपकी बोर्ड मीटिंग कंडक्ट होती है। 7-7 दिन लग जाते हैं कई बार बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करने में, और इम्पोर्टेंट मैटर 7 दिन तक पेंडिंग रहे अच्छा नहीं लगता। और ये उस फॉर्मेट के अंदर तो जरूरी हो जाता है जहां पर सारे आपस में नोन नहीं है। जैसे पार्टनरशिप फर्म हो गया, आपका कंपनी हो गया, वो दोनों एक फैमिली से नहीं होते, अलग अलग फैमिली से होते, तो वहां पर डिसीजन मेकिंग करना जरूरी हो जाता है, वहां मीटिंगें बुलाना जरूरी हो जाता है। जब आप कोई सेम फैमिली से एक दूसरे का अच्छा भला बुरा जानते हो, आप दोनों को, आप सबको आपस में ट्रस्ट है, तभी तो आपने एचयूएफ क्रिएट किया। तो जब ये एचयूएफ क्रिएट हुआ, एचयूएफ के जैसे आप बिजनेस करने लगे, तो ये आपके लिए लिमिटेशन नहीं, ये आपके लिए बेनिफिट ही है, क्योंकि फैमिली में एक ट्रस्ट होता है और वो ट्रस्ट जल्दी से खत्म नहीं होता। आप रिस्पेक्ट करते हो अपने कर्ता की, तभी तो वो कर्ता है, आपने उन्हें कर्ता बनाया है, आप लोगों ने मिलकर डिसीजन लिया था कि वो हमारे कर्ता रहेंगे। यस वैभव एंड विशाल। मैम आपने बताया ना कि एचयूएफ बनाने के लिए 3 जनरेशन का एक साथ रहना जरूरी होता है, तो वो काला मतलब एचयूएफ बनाना चाहता है, उसके पेरेंट्स भी उसके साथ रहते हैं, लेकिन उसने जब बनाना चाहा था उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई, तो वो एचयूएफ नहीं बना सकता। नहीं, वो बना पाएगा, क्योंकि उस टाइम पर भी है ना, वो अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर नहीं है। क्या होता है कि अनडिवाइडेड फैमिली में, जैसे भी आज की जनरेशन क्या चल रही है, आज की जनरेशन अलग अलग रहना पसंद करती है, फादर के होते हुए भी अब उधर नहीं है, तब आप एचयूएफ नहीं क्रिएट कर सकते। अब आपके 2-3 भाई हैं, वो सब अलग अलग बैठे हैं, अब अलग अलग बैठे हैं, या तो आप उसको 3 उसमें बनाओ, 3 सक्सेसिव जनरेशन में लेके आओ, वरना सारी की सारी फैमिली एक साथ बना सकती है एचयूएफ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस एक एंसेस्टर के सारे लोग जो है वो इकट्ठे जाके बिजनेस करें। अगर वो है ही नहीं पेरेंट्स, तो आप उसके अंदर फॉर्म कर सकते हो, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है आपके ऊपर, कर सकते हो। ओके। हाँ विशाल। चलो आगे करते हैं हम। तो इसके अंदर हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि कॉन्स्पिशियस है, तो इसके अंदर कौन कौन लोग हैं हमारे, ये 4 फैमिलीज इंक्लूड है, ये हम पढ़ चुके हैं। हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर आएगा। इसे ऑल्दो कहीं रजिस्ट्रेशन करना इसका रिक्वायरमेंट नहीं होता, बट आप लोगों को मैं बता दूं कि एचयूएफ भले ही जनरेट होने के लिए कोई आपको फॉर्मेट नहीं बनाना, कोई फॉर्म नहीं भरना, कुछ भी नहीं करना, लेकिन हमेशा कोई भी बिजनेस करते हुए लिखा पढ़ी करना जरूरी होता है। यानी कि आपको एचयूएफ की एक डीड बना लो। डीड का मतलब होता है कि आपने एक एग्रीमेंट बना लिया, एक डॉक्यूमेंट बना लिया, जिसके अंदर सारी चीजें लिख दी कि हम सारे भाई मिलके एचयूएफ बनाएंगे, ऐसे ऐसे हमारा ये करता रहेगा, ये प्रॉपर्टीज है जो एचयूएफ के नाम है, और ये हमारे को पार्टनर्स हैं, आगे जो भी इंक्लूड होंगे उनके अंदर हमारा हिस्सा जो है बराबर का होगा। आपको ये बात पता है कि को पार्टनर्स के अंदर सारा का सारा हिस्सा बराबरी में बढ़ता है? यस मैम। सभी को पार्टनर्स जो है इक्वल शेयर रखते हैं अपने एचयूएफ के अंदर। चाहे फिर नया पार्टनर आएगा तो उसको भी बराबर का हक दिया जाएगा। यानी कि जो नया मेंबर जो है, नया को पार्टनर बोर हुआ है, तो बाय बर्थ उसको राइट मिल जाता है, और बाय बर्थ ही वो मेंबर्स का एचयूएफ का हिस्सा है, और हिस्सा बनते ही उसका भी शेयर क्या है, सबके साथ इक्वल हो जाता है। ठीक है जी। अब मैंने आपको बताया था कि एचयूएफ को ना इनकम टैक्स एक्ट है ना रिकॉग्नाइज करता है। वो बोलते हैं कि तुम मेरे पास टैक्स भरने आएगा ना, तो अपने एचयूएफ की कैपेसिटी में भरिए। ठीक है। अब एचयूएफ करती क्या है, बिजनेस करती है या जॉब करती है? बिजनेस मैम। तो एचयूएफ क्योंकि बिजनेस करती है, तो ये कभी भी जॉब नहीं कर सकती। जॉब नहीं कर सकती तो सिर्फ एक चीज है जो ये नहीं कमा सकती, दैट इज सैलरी। तो एचयूएफ के अंदर ये क्वेश्चन बड़ा हॉट रहता है कि एचयूएफ कैन नॉट अर्न इनकम फ्रॉम, ये 5 चीजें लिख देते हैं, बिजनेस प्रोफेशन, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स या सैलरी। तो इनके अंदर ना बच्चों को कंफ्यूजन इसलिए रहता है क्योंकि ये पॉइंट कभी हाईलाइट करके स्पेशली नहीं पढ़ाया जाता कि एचयूएफ के पास सैलरी की इनकम आती नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि एचयूएफ सिर्फ सैलरी अर्न नहीं कर सकता। क्यों नहीं अर्न कर सकता? क्योंकि वो क्या करता है, क्योंकि वो बिजनेस करता है। जब बिजनेस कर रहा है तो सैलरी तो आई ही नहीं, सैलरी नहीं आ रही तो वही नहीं अर्न कर सकता। सिर्फ एक ही पॉइंट है जो आपका छूटता है। बाकी बीसीके के लिए आपके पास इसके अंदर
क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये बन सकते हैं कि एचयूएफ बनाने के लिए आपको कहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ये बहुत हॉट क्वेश्चन है, आपको लिख देगा रजिस्ट्रार ऑफ एचयूएफ, रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, या एक आधा रजिस्ट्रार और डाल देगा रजिस्ट्रार ऑफ ट्रस्ट। तो आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है? एक ऑप्शन आपको देगा नन का, पक्का देगा, तो आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है? नन। एचयूएफ कहीं रजिस्टर होती ही नहीं है। एचयूएफ के लिए क्या आपको राइटिंग में एग्रीमेंट बनाना चाहिए या बनाना पड़ेगा? क्या आपको नहीं बनाना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको बनाना चाहिए, ताकि फ्यूचर में कभी भी डिस्प्यूट हो, भाई भाई के आपस में बनी नहीं, भाई भाई आपस में लड़ भिड़े, तो पता होना चाहिए कि क्या प्रॉपर्टी है, कैसे प्रॉपर्टी है, किसके नाम प्रॉपर्टी है, ताकि बंटवारे में आसानी हो। ठीक है। अच्छा, कोई को पार्टनर अपनी अलग से प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकता है? Yes, ma'am. यस मैम। तो वो जो अपनी अलग से प्रॉपर्टी क्रिएट करेगा, क्या एचयूएफ को उस प्रॉपर्टी पर कोई हक है? No, ma'am. आप कह रहे हो तो चलो मैं मान लेती हूँ, नहीं है, कोई हक नहीं है उसका। तो चलो, ये तीनों अपन पढ़ चुके हैं एचयूएफ के थोड़ा सा बेस के बारे में। हम लोग उसके फीचर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। अच्छा, एक चीज और, जो हम लोग ये एचयूएफ पढ़ रहे हैं ना, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बीसीके के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कंप्लीटली लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका ये आएगा बिजनेस लॉ के अंदर, काफी डिटेल के अंदर आएगा, जो आपको अंकुर सर करवाएंगे। मेरा कंप्लीटली जो ओवरव्यू है वो लॉ वाला नहीं है, इसके अंदर बीसीके वाला है। ठीक है। तो आपका कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको कोई चीज ऐसे लगे कि जो क्लैश कर रही है आप दोनों के कॉन्सेप्ट्स के अंदर, तो जब आपको ऐसा लगे कि क्लैश कर रही है, उसके लिए डिक्लेरेशन ले लेना या फिर एक क्लैरिफिकेशन ले लेना मुझसे, कभी भी आपको ऐसा लगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें होंगी, जैसे मैं आपको भी पार्टनरशिप पढ़ाऊंगी, जब अंकुर सर पढ़ाएंगे आपको पानी मांगा था रिया। हाँ जी, लास्ट क्लास है आज की। चलो, तो जब अंकुर सर पढ़ाएंगे आपको प्योरली से पढ़ाएंगे, मैं आपको जब पढ़ाऊंगी कोई भी चीज, तो मैं आपको मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगी। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी कंफ्यूजन हो तो आपको डायरेक्टली क्लियर करना है, जिस भी टीचर से आपको क्लियर करना है, जिस भी टीचर से आपके कंफ्यूजन आ रही है। ठीक है। आप उसके अंदर से अपने आप से कोई अजम्पशन नहीं मानना कि वहां पर गलत होगा तो मैं ठीक कर देता हूँ, अपने आप से ठीक मत करना उसको। ठीक है। चलो, नेक्स्ट है हमारे पास हाँ जी मैम, आपने जो यूं बोला कि एचएफ के अंदर एग्रीमेंट होना चाहिए, मैम वहाँ पे चलती तो करता की है, तो एग्रीमेंट की क्या नीड है? नहीं, नीड नहीं है, मैं यही बोल रही हूँ कि वहां पर कोई नीड नहीं है, लेकिन आपको बनाना चाहिए। नीड तो है ही नहीं। इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे बेनिफिट ये होगा, जब आपके जूत बजेंगे, यानी कि दोनों भाइयों की आपस में लड़ाई होगी, तो आपके पास सारी चीजें डिटेल में होंगी, सब कुछ लिखा हुआ होगा, किसकी प्रॉपर्टी कहाँ है, कर्ता के पास कितनी संपत्ति है, कर्ता क्या कर रहा है, किस बंदे के पास कितनी पावर है, सब कुछ उसके पास होगा। अब जब आना जूत बजते हैं तो आप किसी की नहीं सुनते, चाहे फिर वो कर्ता हो, चाहे वो आपके बड़े भैया हो, चाहे आपके छोटे भैया हो, चाहे कोई भी हो। फिर आपके ऊपर ना जुनून सा सवार हो जाता है कि मुझे तो अपना हक चाहिए, मुझे तो बंटवारा चाहिए। तो उस स्थिति के अंदर आप कोर्ट में जाओगे, कोर्ट क्या बोलेगा? कोर्ट तो हमेशा आपके लीगल प्रूफ्स के ऊपर काम करता है। तो आपने कुछ भी डॉक्यूमेंट्री करना कंपलसरी नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी डॉक्यूमेंटेशन हमें करनी चाहिए। आपको कहीं नहीं लिखा मिलेगा पूरे के पूरे एचयूएफ के अंदर कि ये डॉक्यूमेंट आपको बनाना है। ये जो आपका मार्केट का व्यू है, जो प्रोफेशनल लाइफ में मैंने देखा है, तो उसके अंदर ये होता है कि आपको छोटा सा छोटा काम भी करना है ना, तो उसके लिए आपकी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। बिना डॉक्यूमेंटेशन कुछ नहीं होता आज की दुनिया में। जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है वही चोर माना जाता है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि डॉक्यूमेंट्स बनाने चाहिए। बाकी नहीं, एचयूएफ ने डॉक्यूमेंट बनाया है और फिर उनका कोई डिस्प्यूट हो गया, वो कोर्ट में गए, तो मैम हिंदू लॉ वहाँ पे अप्लाई होगा या फिर उनका एग्रीमेंट? देखो, हिंदू लॉ तो जनरल होता है आपका, जनरल हिंदू लॉ के ऊपर, क्योंकि अगर आपने कोई विल नहीं बनाई तो प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी? बच्चों के पास जाएगी। विल बना दी तो आपकी जो विल है वो एप्लीकेबल होगी, ना कि आपका सक्सेशन एक्ट एप्लीकेबल होगा। अगर कुछ नहीं है स्पेसिफाइड तो जनरल चीजें चलेंगी, और अगर स्पेसिफाइड है तो स्पेसिफाइड वाली चीजें चलेंगी। जैसे कुछ नहीं होता करने को तो जनरल तो हमें जो करना है वो करना ही है ना। स्पेशल कुछ चीज चल रही है तो स्पेशल वाले पे फोकस होगा, ना कि जनरल वाले पे। ठीक है। यस मैम। ये लॉ का बड़ा फेमस रूल भी है, जब आप पढ़ोगे ना लॉ, अभी तो इतना डीप लॉ नहीं है आपका, कभी भी लाइफ में कोई भी लॉ पढ़ोगे तो आपको एक प्रोविजन मिलेगा हमेशा जो जनरल होगा, और एक प्रोविजन मिलेगा जो स्पेसिफिक होगा। तो आपको दोनों ही प्रोविजन पढ़ने हैं, और आपको एक सिचुएशन में अगर दोनों ही प्रोविजन लगते हैं कि जनरल प्रोविजन के अकॉर्डिंग ये है और स्पेशल प्रोविजन के अकॉर्डिंग ये है,
तो उस सिचुएशन में आपको हमेशा ही स्पेशल वाला लो लगाना है, ना कि जनरल लो लगाना है। स्पेशल ही लगेगा आपका। अच्छा, आप में से ई स्कूटी किस किस के पास है? क्या मैम? किसी के पास ई व्हीकल है, ई स्कूटी, इलेक्ट्रॉनिक वाली स्कूटी? नो मैम। के पास नो नहीं है? मैम। अच्छा, No, किसी ने ma'am. सुना है उसके बारे में? यस मैम। यस मैम। यस मैम। जो ई स्कूटी चलाता है उसको हेलमेट लगाना कंपलसरी है? नो No, ma'am. नो मैम। मैम। हेलमेट लगाना चाहिए? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। अच्छा, जो नॉर्मल स्कूटी चलाता है या नॉर्मल बाइक लगाता है उसको हेलमेट लगाना जरूरी है? यस मैम। कहाँ लिखा हुआ है? लो है। आपके मोटर व्हीकल्स एक्ट में या रोड सेफ्टी रूल्स जो होते हैं वहां लिखा हुआ है कि आपको क्या लगाना है, आपको हेलमेट लगाना है। तो जो आपका इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आया था ना, ई स्कूटीज आई थी या ई बाइक्स जो आपकी आई हैं, वहां पर लिखा हुआ है कि इसके लिए आपको उन रूल्स को फॉलो करना जरूरी नहीं है, आपको आरसी बनाना जरूरी नहीं है, आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन अपने पास जरूरी नहीं है रखना, सिर्फ आपको एक डीएल अपने पास रखना चाहिए, वो भी रखना चाहिए। तो वहां पर क्या हुआ, आपको एक स्पेशल लॉ क्रिएट कर दिया गया। तो जब स्पेशल लॉ आया तो कोई भी इंसान जो ई स्कूटी चलाता है, बहुत ही रेयर चांस है कि उसने जो नॉर्मल रूल्स है, जो जनरल रूल्स है, उनको फॉलो किया हो, क्योंकि उसे पता है कि कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसके रूल्स अलग हैं, इसके स्पेशल रूल्स हैं। तो वहां पर हम अपने बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग स्पेशल ले लेते हैं ना। तो इसी तरह से हर एक सिचुएशन के अंदर आपके स्पेशल रूल्स चलते हैं, ना कि आपके जनरल रूल्स चलते हैं। चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं हम अपने फैमिली पूल ऑफ रिसोर्सेज। फैमिली पूल ऑफ रिसोर्सेज का क्या मतलब है? जब चार भाइयां अलग अलग काम कर रहे हैं तो चारों भाई की कुछ कुछ पूंजी भी होगी, हर कोई छोटा मोटा कुछ ना कुछ काम तो करता होगा। तो चार भाई जब मिलकर काम करेंगे तो चारों भाई की कैपिटल लगेगी, चारों भाई का दिमाग लगेगा, चारों भाइयों की एनर्जी उसके अंदर लगेगी। तो वो बिजनेस धीरे धीरे अपना जो है लार्ज लेवल पर चलता जाएगा, क्योंकि मैनफोर्स ज्यादा होगी जब उसके अंदर, तो वो बिजनेस ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। क्लियर ये पॉइंट? Yes, ma'am. यस मैम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सोशल कैपिटल थ्रू फैमिली इन्वॉल्वमेंट। सोशल कैपिटल मतलब आपकी ह्यूमन बींग्स वाली। फैमिली पूल ऑफ रिसोर्सेज के अंदर आपकी बाकी सारी चीजें आ गई थी जो आपकी रिसोर्सेज वाली चीजें हैं, जैसे कि कोई आपने एसेट्स अपनी डाल दी, उसके अंदर पैसा उसके अंदर अपना डाल दिया उस तरह के, और खुद को भी डाल दिया, तो आप सोशल कैपिटल में। आगे क्या है? फैमिली मेंबर्स आर द ऑटोमेटिक को ओनर्स बाय बर्थ। को ओनर्स क्या होता है? मतलब जिसकी ओनरशिप होती है साथ साथ। तीन ओनर हैं किसी बिजनेस के, तो वो तीनों क्या हैं आपस में? ओनर। साथ साथ ओनरशिप का राइट लेते हैं। वैसे ही एचयूएफ के अंदर उन्हें बोला जाता है, उनको ओनर्स को को पार्टनर्स। तो को पार्टनर्स को ओनर्स भी हैं किसके? एचयूएफ के, और एक निकनेम है उनका को पार्टनर्स। ठीक है। अब डिसीजन मेकिंग क्विक होती है, क्योंकि वहां पर हमने एक ही बंदे के पास सारी चीजें छोड़ दी, जो कि कर्ता के विश्वास पे सब विश्वास करते हैं, क्योंकि वहां पर म्यूचुअल ट्रस्ट होता है। हम मानते हैं कि सेम फैमिली है और सेम फैमिली के मेंबर्स आपस में इनफॉर्मली डिस्कशन कर लेते हैं, तो उनकी मीटिंग बिठाना जरूरी नहीं है, इसलिए इसकी मेरिट है, लिमिटेशन नहीं। ठीक है। हाँ जी मैम, जब एक बंदा डिसीजन लेता है तो जरूरी तो नहीं है कि हर बार बैलेंस डिसीजन निकलेगा। जल्दबाजी में अगर मतलब एक जना लेता है डिसीजन, या वैसे भी लेता है, एक कंसल्ट करके डिसीजन ले वो सबसे, और एक वो अकेला जना डिसीजन ले, तो फिर लिमिटेशन लेना क्यों नहीं कह तो सकते? कंसल्ट करके ही चाहिए, लेना कंसल्ट करके चाहिए। और ऐसा नहीं है कि कर्ता जब डिसीजन लेता है तो अपने फैमिली मेंबर से पूछता नहीं है। आप अपने ना नॉर्मल फैमिलीज के अंदर आ जाओ, जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है, अब आप बिजनेस में काम कर रहे हो तो बिजनेस में चार लोग लगे हुए हैं, तो चारों से ना इनफॉर्मली बात किया जाता है। यहाँ पर जो हम क्विक डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं ना, तो हम ये बोल रहे हैं कि उनकी फॉर्मल मीटिंग बिठाना जरूरी नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही कि वो लोग आपस में बात नहीं करते, वो लोग जरूर बात करते हैं आपस में, क्योंकि ट्रस्ट कब बना रहता है? जब आप सामने वाले का ट्रस्ट तोड़ते नहीं। आप एक बात बताओ, अगर कर्ता उल्ट पुल्ट डिसीजन लेगा, मनमानी करेगा, तो उसकी एचयूएफ कितने दिन चलेगी? बंदे डिवाइड नहीं हो जाएंगे? पार्टीशन नहीं करवाएंगे उसका? अगर बिजनेस कर्ता के ही चलेंगे तो मानती हूं मैं, एचयूएफ बोलता है कि सारा काम कर्ता का ही चलेगा, तो ये जिम्मेदारी कर्ता की भी है ना कि वो सारे डिसीजन अच्छे ले, अपने फैमिली मेंबर्स का ट्रस्ट तोड़े नहीं। अगर वो ट्रस्ट तोड़ता है तो आप एचयूएफ तोड़ सकते हो, पार्टनरशिप डिवाइड करवा लो। आप बोलो कि कर्ता बेकार है, हमारे तो सुनता ही नहीं, अपना अपना करता रहता है, और जिससे हमें लॉस हो रहा है। अच्छा, जब यहाँ पर आपका लॉस होगा ना किसी भी डिसीजन की वजह से,
सबसे ज्यादा लॉस किसका होगा, कर्ता का या को पार्टनर्स का? कर्ता कर्ता का। ये कर्ता ही ऐसा बंदा है जिसकी लाइबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड, बाकी सब तो लिमिटेड लाइबिलिटी वाले हैं ना। तो क्या लगता है कि कर्ता ऐसा डिसीजन लेगा जो उसको जोखिम में डाले? अगर उसने प्रॉफिट के लिए नो मैम। अगर उसने डिसीजन प्रॉफिट के लिए लिया तो को पार्टनर्स तो 100% है, वो राजी रहेंगे, चलो भाई प्रॉफिट आ रहा है बिजनेस में, हमारा कर्ता बढ़ गया। कर्ता ने एक गलत डिसीजन ले लिया, लॉस आ गया, ठीक है, अब उस लॉस के अंदर को पार्टनर्स तो अपना पल्ला झाड़ लेंगे, हमारा शेयर तो भाई इतना ही था, हम तो इतना ही देंगे, बाकी कर्ता जाने, कर्ता का काम जाने। तो यहाँ पर कर्ता फंस जाएगा। तो कर्ते के ऊपर भी काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो कर्ता कभी नहीं चाहेगा कि मैं फंसूं, वो फंसा तो सब खत्म। इसीलिए यहाँ पर ये इसको मेरिट में ही इन्वॉल्व करेंगे हम। जो आप बोल रहे थे वो बिल्कुल सही है, ये आपस में बात जरूर करेगा, लेकिन उसको ऑफिशियली बताने की जरूरत नहीं है, इनफॉर्मल रखो आप उसको, ताकि डिसीजन क्विक हो, जल्दी हो। अब आप आपस में तो ऐसे ही बात कर लेते हो, अरे यार ये बता, लेकिन फॉर्मली हो गया तो डियर सर प्लीज हैव अ सीट, खाना पीना सब कुछ करना पड़ेगा आपको फॉर्मल तरीके से, जैसे आपकी एक जनरल मीटिंग होती है, ठीक है। अच्छा, ये सर मैडम वाले रिलेशन में ज्यादा टाइम लगता है या और यार और बता, उस वाले रिलेशनशिप में ज्यादा टाइम लगता है? मैम अब नॉर्मल डिसीजन में कम टाइम लगता है, यानी कि सर मैम वाले में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो जब जिसमें ज्यादा टाइम लगता है वो फॉर्मूला क्यों अपनाना है हमें? यस कुमकुम? मैम जो ये हमारा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस होते हैं तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी होता है, तो इसमें फैमिली मेंबर्स की कैपिटल कैसे इन्वॉल्व हुई? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही यहाँ पर बात हो रही है कि आप सेम एंसेस्टर से हो, यानी कि आपके पूर्वज सेम हैं। आप अपनी सारी प्रॉपर्टीज भी उसके अंदर डाल सकते हो, आप सारी प्रॉपर्टी को एचयूएफ के अंदर ट्रांसफर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज के अंदर। मैं ये कह रही थी कि एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी हो गई, आपने अपनी प्रॉपर्टी एचयूएफ में डाल दी, उसके अलावा भी आप अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी बना सकते हो। बट मैं ये नहीं कह रही कि उसके अंदर सिर्फ एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी होगी। और चलो मान लो एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी है भी सही, तो एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी अल्टीमेटली है किसकी? बाकी सबकी भी तो है ना। तो को पार्टनर्स अपना छोड़ रहे हैं, अपने हिस्से को एचयूएफ में डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपनी कैपिटल डाल रहे हैं ना। अगर वो प्रॉपर्टी बढ़ती तो वो सब में बराबर नहीं बढ़ती। मैम फिर यहाँ सोशल वर्ड का यूज क्यों किया? सोशल वर्ड जो होता है हमारा, ये सोशल कैपिटल है। सोशल कैपिटल का मतलब ये होता है कि आप सोसाइटी की कैपिटल क्या है? सबसे बड़ी सोसाइटी की कैपिटल जो है वो मेंबर्स है, पर्संस है, हम ह्यूमन बींग्स हैं। अब एक बात बताओ, हम ह्यूमन बींग्स को काम तो करना ही है, किसके साथ करेंगे? या तो अपने घर वालों के साथ कर ले, या हम कर ले अनजाने लोगों के साथ। जब अनजाने लोगों के साथ करते हैं तो वहां पर दिक्कत ज्यादा होगी। जब अपने ही घर वालों के साथ करेंगे तो दिक्कतें कम होंगी। उनको तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, हमारी थोड़ी बहुत सुन भी लेते हैं, ठीक है। तो वहां पर हम लोग अपने ही घर वालों का जब साथ दे रहे हैं तो अपना जो सोशल कैपिटल है, यानी कि मैं एक ह्यूमन बींग हूँ तो मैं एक सोशल कैपिटल हूँ, सोसाइटी के काम आने वाली हूँ। तो जब मैं सोसाइटी के काम आऊंगी तो मैं अपने घर वालों के काम भी तो आ सकती हूँ। अपने घर वालों के बिजनेस में लग रही हूँ तो मैं घर वालों के लिए क्या बन गई? सोशल कैपिटल बन गई। और सोशल कैपिटल कैसे? वो भी फैमिली मेंबर्स ने लाके दी है मुझे, समझे? तो क्या लगा रहे हो आप? पैसा भी लगा रहे हो और अपने आप को भी लगा रहे हो। जब आप पैसा और अपने आप दोनों को लगाते हो तो आपने पैसा लगाया तो वो आपका हो गया पूल ऑफ रिसोर्सेज, अपने आप को भी आपने बिजनेस में डाल दिया, एक्टिवली आप काम करते हो तो आपने सोशल कैपिटल भी दे दिया। सोशल कैपिटल इज इक्वल्स टू ह्यूमन बीइंग, कोई भी जिंदा जागता इंसान, ठीक है। ओके मैम। चलो नेक्स्ट है हमारे पास डिसीजन मेकिंग क्विक हो गया हमारे पास। डिसीजन मेकिंग क्विक के बाद है अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता, ये भी पॉइंट हो गया हमारे पास। अच्छा, को पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है ना या अनलिमिटेड है? यस मैम। लिमिटेड है मैम। लिमिटेड है मैम। लिमिटेड है। अच्छा, फेट एज अ गोइंग कंसर्न, फेट एज अ गोइंग कंसर्न का क्या मतलब है? फेट एज अ गोइंग कंसर्न नहीं बोल सकते, क्योंकि जब तक आपका बिजनेस अनडिवाइडेड है, जब तक आपका बिजनेस अनडिवाइडेड है तब तक ही आपकी जो फैमिली है वो चलती है। जैसे ही आपकी फैमिलीज में लोग बढ़ने लगे तो लोगों के अंदर क्लैश होना शुरू हो जाता है और आप लोग डिवीजन मांगते हो। जब आप लोग डिवीजन मांगते हो तो क्या होता है? आपका बिजनेस डिवाइड हो जाता है, फिर आप क्या नहीं रहते, फिर आप एचयूएफ नहीं रहते, यानी कि आप अपने सेपरेट सेपरेट बिजनेस करते हो। जैसे कि दो भाइयों की लड़ाई होगी, अगर दो भाइयों की लड़ाई हुई तो वो अब एचयूएफ ना रह गए, वो क्या बन गए? वो अलग बिजनेस बन, किसी भी फॉर्मेट में आप खोलो, तो इसको गोइंग कंसर्न नहीं मान सकते।
गोइंग कंसर्न सिर्फ वो होता है जिसका लास्ट ऑप्शन सिर्फ अपना ना रेजोल्यूशन डिसोल्यूशन कराना ही हो, उससे पहले वो खत्म नहीं होता किसी भी सिचुएशन में। मेंबर के आने मेंबर के जाने से जो खत्म ना हो उसको बोला जाता है गोइंग कंसर्न। मेंबर्स के आने जाने पर जिससे के ऊपर फर्क पड़े वो आपका कभी भी गोइंग कंसर्न नहीं होगा। तो मेंबर्स के आने या जाने का फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा एचयूएफ के ऊपर? मेंबर्स के आने का या मेंबर्स के जाने का फर्क पड़ता है एचयूएफ पर? यस मैम। यस मैम पड़ता है। यस मैम। यस रिया, आप कुछ कह रहे थे? मैम मैं यही कह रही थी कि पड़ता है। बिल्कुल फर्क पड़ता है। अगर फर्क पड़ता है तो ये गोइंग कंसर्न नहीं हो सकता। गोइंग कंसर्न तभी होगा, गोइंग कंसर्न सिर्फ आपकी कॉर्पोरेट्स के केस में और एलएलपी के केस में रहता है, क्योंकि वहां फर्क नहीं पड़ता, कोई आए कोई जाए कुछ नहीं, कोई पक्का नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सक्सेशन ऑफ ऑनरशिप। ये भी बिल्कुल वैसे ही चलता है जैसे हमारा सोल प्रोप्राइटर था, यानी कि बाय विल। आप अपनी विल के अकॉर्डिंग अपने आने वाली जनरेशन को ट्रांसफर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हो कि मेरे बाद कर्ता कोई और बने या मेरे बाद जो बिजनेस है वो कोई और संभाले, तो उसके लिए भी आप विल क्रिएट कर सकते हो। विल को मैंने आपको लास्ट में बताया था कि टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट होता है, यानी कि टेस्टामेंट। टेस्टामेंट्री होता है, इसका काम ही यही होता है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना। ठीक है, तो जो टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं उसके अंदर दो पार्टी होती हैं। एक तो होता है टेस्टेटर। टेस्टेटर वो बंदा होता है जो विल लिखता है, यानी कि जिसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है वो होता है टेस्टेटर। बाकी जो दूसरे बंदे होते हैं जिनको मिल रहा होता है वो सारे के सारे होते हैं बेनिफिशियरी। तो ट्रांसफर करने वाला कौन है? टेस्टेटर। और ट्रांसफर लेने वाला कौन है? बेनिफिशियरी। ठीक है, यही डिसाइड करेगा कि मेरी प्रॉपर्टी किसमें बटेगी, कैसे बटेगी और कैसे नहीं बटेगी। विल नहीं बनाई तो बोलो बोलो। सक्सेशन एक्ट। तो फिर हिंदू सक्सेशन एक्ट एप्लीकेबल होगा। वैसे ही एप्लीकेबल होगा जैसा कि हिंदू सक्सेशन एक्ट में लिखा हुआ था, क्योंकि कोई स्पेशल लॉ तो आपने बनाया नहीं। जब स्पेशल नहीं होगा तो क्या लगेगा? जनरल लॉ लगेगा। ठीक है, आज वाला लेक्चर सुना आप लोगों ने? थोड़ी देर पहले ही थोड़ी देर पहले मैम आप क्लास लोग से पहले ही क्लास आया। शुरू होने के टाइम। अच्छा अच्छा, थोड़ी देर पहले ही हुआ है क्या? चलो फिर तो इस लेक्चर को हम यहीं पर खत्म करते हैं, क्योंकि अभी वो वाला पहले आप सुनोगे, उसी के बाद उसको कंटिन्यू करेंगे। अभी ये तो खत्म हो गया हमारा थर्ड लेक्चर तक। अच्छा, इसके अंदर मैम ये आपने जो टेस्टेटर वाला और बेनिफिशियरी वाला बताया, रिपीट करना है एक बार। देखो, जब वैसे हम लोग विल क्रिएट करते हैं तो विल को जो लीगल लैंग्वेज में बोला जाता है दैट इज अ टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। इसके अलावा सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करो, बाकी सब होते हैं आपके नॉन टेस्टामेंट्री। तो टेस्टामेंट्री क्या है? जो कि विल है आपकी। नोट डाउन कर लेना इसको साथ में। आपके वैसे किसी भी सिलेबस का पार्ट है नहीं, ये सीएस के सिलेबस में आता है लीगल पार्ट के अंदर, तो नोट डाउन कर सकते हो आप इसको। हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर आता है टेस्टामेंट्री। टेस्टामेंट्री मतलब अपनी विल को क्रिएट करना। टेस्टामेंट्री क्रिएट कौन करता है? टेस्टेटर क्रिएट करता है, यानी कि टेस्टेटर इज अ पर्सन हु क्रिएट्स द विल, यानी कि हु डिजायर्स टू ट्रांसफर हिज एसेट टू द बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी मतलब जिसको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। बेनिफिशियरी वो इंसान होता है जो किसी भी ट्रांजैक्शन का बेनिफिट उठाता है, उसको बोला जाता है आपका विल। तो विल के अंदर दो पार्टीज हो गई, कौन कौन? टेस्टेटर और बेनिफिशियरी। क्लियर? टेस्टेटर प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होती है, यानी कि एक विल जो है वो कब एग्जीक्यूट होगी आपकी? आफ्टर द डेथ ऑफ द टेस्टेटर। जैसे ही टेस्टेटर की डेथ होगी उसी के बाद आपकी विल एग्जीक्यूट होगी। टेस्टेटर की डेथ से पहले एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। फिर उसे बनाएगा कौन उसकी डेथ के बाद? डेथ से पहले बनाई जाती है, वसीयत होती है। विल को हम हिंदी में वसीयत बोलते हैं। वसीयत हमेशा टेस्टेटर डेथ से पहले लिख कर जाता है। नहीं लिखी डेथ से पहले तो उसके बाद आपका नॉर्मल हिंदू सक्सेशन एक्ट लगता है। फिर उसके बाद उन लोगों की जो मर्जी। हरिकेशव आप बोलो। मैम वो क्या पॉइंट था मैम, एचयूएफ किस सेपरेट एंटिटी होता है मतलब इनकम टैक्स के अंदर, वो वाला क्या पॉइंट था? वो ये था कि एचयूएफ को रिकॉग्नाइज करता है आपका इनकम टैक्स एक्ट एज एन एचयूएफ। अब क्योंकि इसको ना कहीं पर भी आपको अलग से रिकॉग्नाइज करने की जरूरत नहीं है। एचयूएफ को क्रिएट करने के लिए आपको कहीं पर भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। तो कैसे पता चलेगा कि ये एचयूएफ है?
तो HUF को रिकॉग्नाइज किसने किया? हमारे इनकम टैक्स एक्ट ने किया। इनकम टैक्स एक्ट बोलता है जब आप एक HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की तरह बिजनेस कर रहे हो, तो आप इस कैटेगरी के अंदर आके मेरे पास क्या कर सकते हो? मेरे पास आके आप टैक्स भर दो। तो इनकम टैक्स एक्ट ने बताया कि HUF की एक स्पेशलिटी है, क्या? वो कभी भी बिजनेस सैलरी नहीं लेती। क्यों नहीं लेगी? क्योंकि वो बिजनेस करती है। जब आप बिजनेस कर रही हो तो जॉब नहीं करोगे, जॉब नहीं करोगे तो आप सैलरी नहीं लोगे। तो ये जो कंसेप्ट है सैलरी ना लेने का, एज एन बिजनेस, एज एन HUF बिजनेस आप टैक्स पे करोगे, ये इनकम टैक्स एक्ट ने रिकॉग्नाइज किया था। इसलिए वहां पर उसको बोला है कि स्पेशल रिकॉग्निशन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है। यस कुमकुम, आप कुछ कह रहे थे? ओके नो मैम, हो गया मैम डाउट। ओके, यही था टेस्टेटर वाला। मैम अभी पूछा था। यस मैम। किसी और को कोई डाउट है टेस्टेटर में? कुछ रह गया हो जिसने लिखा नहीं हो? चलो, अब इसका टेस्ट मैंने आपको बता दिया है। आपके लगभग 2 लेक्चर्स और पड़े हैं फर्स्ट चैप्टर के। उन 2 लेक्चर्स के होने के बाद यानी कि अप्रोक्सीमेटली 3 लेक्चर्स और लगेंगे आपके लाइव सेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट 2 क्लासेस होंगी आपकी क्या चलेंगी? लगातार आपके टेस्ट चलेंगे, ओरल टेस्ट। रिटन टेस्ट आपको बाद में दिया जाएगा, ओरल टेस्ट होगा फर्स्ट चैप्टर का। और कहीं से मैं किसी भी लाइन के अंदर पूछ सकती हूँ, तो इसको लाइन टू लाइन आप पढ़ना। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके मैम। आपकी नेक्स्ट क्लास यूट्यूब पे कब अपलोड करोगे? यूट्यूब के लिए एक्चुअली मैंने बात की थी अभी सर से, तो अभी करंटली मैं बता नहीं सकती क्योंकि सर जो है थोड़ा सा वर्कआउट कर रहे हैं ऐप के ऊपर। दरअसल क्या होता है ना, यूट्यूब पे कंटेंट मिसयूज बड़ा होता है, इसीलिए यूट्यूब के ऊपर डालना प्रेफर नहीं करते। जो बीच में कुछ लेक्चर सर ने डाले हुए थे यूट्यूब पे, वो तभी डाले थे क्योंकि उस टाइम पर ऐप जो है सपोर्ट नहीं कर रही थी उन लेक्चर्स को। तो ऐप के ऊपर ही वर्किंग कर रहे हैं कि वो व्हाट्सएप जो वेब बेस्ड है उसका फॉर्मेट आपको दें, ताकि आप लैपटॉप पर भी देख सको या फिर आप अपने एप्स के ऊपर भी कंफर्टेबली देख सको। तो अभी उसको मैं यूट्यूब के लिए नहीं बोल सकती। इसकी डिसीजन जो है आपका मीटिंग में सर ही लेंगे, क्योंकि क्या होता है कि सभी स्टाफ की मीटिंग होती है। अभी सभी टीचर्स के जब लेक्चर अपलोड किए जाएंगे ना, तो किसी को भी स्पेशली यूट्यूब की परमिशन देना सभी के कंबाइंड डिसीजन के बाद ही हो पाएगा। अंकुर सर अपना कर सकते हैं, लेकिन बाकी पूरी टीम कंबाइंड डिसीजन के बाद ही डिसीजन ले पाएगी कैसे लेक्चर्स दिए जाएंगे। तो तब तक आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा उसके ऊपर ही, ऐप के ऊपर। और ऐप में जो नहीं समझ में आ रहा वो आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हो। अब से साथ साथ मैं ये भी किया करूंगी आपको, जैसे कि मैंने आपको 4th लेक्चर्स का PDF पहले दे दिया, तो जब सर नेक्स्ट PDF अपलोड करेंगे ना, तो मैं उसका PDF साथ साथ आपको पहले दे दूंगी, ताकि आपको विजिबिलिटी में दिक्कत ना हो। विजिबिलिटी आप PDF तो कहीं पर भी खोल सकते हो किसी भी फॉर्मेट के ऊपर, साथ में सुनने के लिए आपके पास लेक्चर्स हो जाएंगे। तो ये काम मैं अपनी तरफ से आपके लिए कर सकती हूँ। ठीक है, इसके लिए भी आपको काफी बेनिफिट्स मिल जाएंगे, विजिबिलिटी आपकी सुधर जाएगी। ठीक है, यस मैम। और बताओ बच्चे, यस मैम। और कोई डाउट? अच्छा, वैसे अब आप सबको BCK लग कैसा रहा है? बोरिंग है, मजा आ रहा है, नहीं आ रहा? आ रहा है मैम मजा। ठीक ठाक है मैम। ठीक ठाक है। और एवरेज और इंटरेस्टिंग है मैम। इंटरेस्टिंग और ठीक है मैम। ठीक ही है। और ऑल क्लियर मैम। ऑल क्लियर। चलो ठीक है, ऑल क्लियर। चलो आपकी नेक्स्ट क्लास अभी 6:10 पे है ना? यस मैम। यस मैम। तब तक फिर आप थोड़ा सा रेस्ट करो, 12 मिनट ही है, थोड़ा सा आईज को भी रेस्ट दो। क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। चलो बाय बाय। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय। बाय।